हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग ने लास्ट सेशन में अपना स्टार्ट करा था कैपिटल गेन का सेक्शन 67 हम लोग ने स्टार्ट करा था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हम लोग ने कवर करी थी, जो कि एक ट्रांसफर की डेफिनेशन थी हमारी, और इसके साथ साथ हमारी एक कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थी। इसी के बेसिस पे हमारा डिसाइड होता था कि कैपिटल गेन लगेगा और किस एसेट पे लगेगा। कुछ एग्जेम्पशन के सेक्शंस हैं जो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं आगे। कैपिटल गेन पे टैक्स कब लगता है? जिस ईयर में भी हमारा ट्रांसफर हुआ उस ईयर में हमारा टैक्स लग जाता है कैपिटल गेन का। फिर हम लोग ने इंश्योरेंस के केस में देखा था कि अगर हमें इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिलता है किसी भी केस में, कौन सी सर्कमस्टेंसेज होती थी वो स्पेसिफाइड थी कि अगर नेचुरल डिजास्टर है, राइट है, एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन है, या एक्शन बाय एन एनिमी वगैरह है, इस केसेस में अगर हमें कुछ मिलता था, इसी सर्कमस्टेंसेज में अगर हमें इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता था, तो वो फिर टैक्सेबल होता था इन द ईयर ऑफ रिसीव। जब भी हमें मिलता था तब उसमें टैक्स की बात आती थी। फिर आगे हम लोग ने इंश्योरर की डेफिनेशन वगैरह कवर करा। फिर यूलिप के केस में हम लोग ने देखा। फिर कन्वर्जन के केस में हम लोग ने देखा था, एग्जाम्पल के साथ देखा था कि हमने अपना कैपिटल असेट जो कन्वर्ट कर दिया अगर स्टॉक इन ट्रेड में, तो फिर उसका कैपिटल गेन हम लोग कैसे निकालते हैं। फिर आगे हम लोग ने देखा था बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर हमारा जो है कि कोई शेयर सिक्योरिटीज है तो उस केस में कैसे टैक्स होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ने कर रखा था। सेक्शन 67 का क्लॉज 8 तक हम लोग ने कवर कर लिया था। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 67 का क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 हमें क्या बताता है? अभी मैं बेयर एक्ट में एक बार यही पढ़ता हूँ। इफ एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट बाय अ पर्सन टू अ फर्म और अदर पर्सन, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ कंपनी, जो इन विच ही इज और बिकमिंग अ पार्टनर और मेंबर बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इस केस में सर सिंपल हमें क्या बताता है कि सर अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में पार्टनर या मेंबर बनते हैं, अगर आप पार्टनर या मेंबर बन जाते हैं, उस केस में सर हमारा कैसे टैक्सेबल होगा? तो जो भी आप पार्टनर, मेंबर बन जाते हैं और एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्म में या AOP में या किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI में आप कुछ एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई कैपिटल एसेट, तो उस केस में फर्म जो भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, जो वैल्यू अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म या AOP या BOI, वही हमारी मान ली जाती है वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट मान ली जाती है, और वही हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाती है। उसी के बेसिस पे हमारी कैपिटल गेन निकल के आता है। अब सर हम लोग ने देखा कि हमारे पास कोई कैपिटल असेट था, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अर्बन लैंड था, वो हमने फर्म में मैं पार्टनर बना और एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैंने फर्म को वो दे दिया कि बिजनेस आप यहाँ से कंटिन्यू करिए। तो हमारी फर्म, तो जैसे कि हमारा लैंड की वैल्यू या कोई कैपिटल असेट की वैल्यू कुछ भी है, फर्म जो रिकॉर्ड करेगी, फर्म अमाउंट रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, फर्म AOP BOI, वही हमारा बनेगा कैपिटल असेट, वही हमारा बन जाएगा कैपिटल असेट की वैल्यू, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही होगा, उसी पे कैपिटल गेन की बात आएगी। ये तो सर हम लोग ने एग्जांपल देख लिया। पार्टनर मेंबर अगर आप बनते हैं और किसी फर्म AOP BOI में बनते हैं और एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस केस में जो भी अमाउंट रिकॉर्ड करा जाएगा बुक्स में, कौन किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्म या AOP BOI की, तो वही हमारा जो होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाता है। ये हमारा सबसेक्शन 9 बताता है हमें 67 का। सबसेक्शन 10 क्या कहता है सर? सबसेक्शन 10 कहता है कि सर अगर यहाँ रिवर्स सिचुएशन हो जाती है कि फर्म AOP BOI ये अगर अपने पार्टनर को या मेंबर को कुछ भी देती है, कब देती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। अगर आपका फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस केस में आपका कुछ भी इसको देती है, इस केस में कुछ भी पार्टनर या मेंबर को देती है, तो उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा और कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहले मतलब हम लोग के लिए क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सर हमारे A और B फॉर एग्जांपल फर्म में पार्टनर थे, अब पार्टनर जो बन गए ABC बन गए, या A इनमें से कुछ और चेंज हो गया, A और C पार्टनर बन गए, या तो B हट गए,
बी रिजाइन कर रहे हैं और ए और सी पार्टनर बन गए, तो ये है। या फिर पार्टनर चेंज हो रहे हैं, या फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं, अगर वो चेंज हो रहा है तो इसको कहलाएगा, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। दोनों सिनेरियो है, या तो पार्टनर चेंज हो रहे हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चेंज हो रहा है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि सर क्लॉज 10 सबसेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर फर्म एओपी बीओआई अपने पार्टनर या मेंबर्स को रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में कुछ भी देती है, तो उस केस में सर क्या होगा, कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्म की बैलेंस शीट है, इधर हमारी आ गई लायबिलिटी, इधर आ गए हमारे असेट। अब इस केस में सर हमारा यहाँ पे हो गया पार्टनर कैपिटल ए बी सी का है, फॉर एग्जांपल ए का 1 लाख रुपए है, बी का 2 लाख रुपए है, सी का 3 लाख रुपए है। फिर आ गई हमारी ये अदर कुछ लायबिलिटी, 5 लाख रुपए। इधर हमारे आ जाते हैं असेट, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की। अब ये 10 लाख की हमारी बैलेंस शीट हो गई। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि पार्टनर जब कोई रिजाइन करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से बी रिजाइन कर रहा है, उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए है, तो जब रिजाइन करेगा तो वो 2 लाख रुपए से रिजाइन नहीं करेगा, वो ये असेट जो रिकॉर्ड है ये तो हिस्टोरिक वैल्यू बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड है, मतलब जितने के परचेज करे गए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लैंड है, 10 लाख रुपए का परचेज करा गया था, अब वो 5 साल पहले परचेज करा गया था, जब आज वो रिजाइन कर रहा है तो उसका मार्केट वैल्यू जो होगा उसके बेसिस पे हमारा रिवैल्यूएशन करेंगे हम इस असेट का। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश आप करिएगा कि अगर जब हम पार्टनर कोई रिजाइन कर रहा है तो असेट 10 लाख रुपए का था, आज की डेट में मान लीजिए उसकी 25 लाख रुपए वैल्यू है, तो 25 लाख रुपए जो वैल्यू है, इस केस में हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम लोग देख लेंगे, चीजें उसी रेशियो में हम लोग बांट देंगे। अब ये 25 लाख की वैल्यू हमारी एसेट की जो है आज की डेट में है, अगर हमने जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जब पार्टनर रिजाइन कर रहा है, तो इसी रेशियो में उसको 2 लाख की कैपिटल भी दिया जाएगा और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगी उसी रेशियो में इस 25 लाख को भी बांटा जाएगा। तो 10 लाख और ये 25 लाख का जो रिवैल्यूएशन गेन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में, वो भी सर टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस दिन हम जब भी हम वैल्यूएशन इसका करेंगे उस केस में जो हमारा बैलेंस होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, यहाँ पे भी वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब सर क्लॉज 12 हमें सब सेक्शन 12 जो बताता है वो शुरुआत होती है इररिस्पेक्टिव एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो ये 12 कह रहा है वो ये स्पेसिफिक सेक्शन क्या। If the capital gain arises from the transfer of capital asset by way of compulsory acquisition, compulsory acquisition अगर आपने किसी एसेट का, आपके एसेट का हो गया है कैपिटल एसेट का, और वो जो आपका जो कंसिडरेशन है डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई, आपका कोई फॉर एग्जांपल लैंड था, वो कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, आपका कोई कैपिटल एसेट था, और आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो डिटरमाइंड या अप्रूव करा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा, तो ये सबसेक्शन 12 आपका पिक्चर में आ जाता है। इस केस में सर क्या होगा, सर इस केस में आपका जो भी फर्स्ट इंस्टेंस पे आपका जो भी कंपनसेशन मिलेगा जो कि अप्रूव होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई द्वारा, वही आपका कैपिटल गेन मान लिया जाता है, वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाती है और उसी पे आपका कैपिटल गेन निकल के आता है। ये किस ईयर में सर टैक्सेबल होगा, जब आपका ये फर्स्ट रिसीव्ड होगा, जिस ईयर में आपका रिसीव हुआ उस ईयर में आपका ये टैक्सेबल हो जाता है। कई बार हमें कंपनसेशन मिला बट हम सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हमने आगे जाके कोर्ट में अपील करी और फिर कंपनसेशन थोड़ा सा हमारा बढ़ गया। तो इनहैंस कंपनसेशन मतलब जो बढ़ के कंपनसेशन मिलता है आपको, वो भी आपका टैक्सेबल होगा। किस ईयर में टैक्सेबल होगा, जब आपका वो इनहैंस कंपनसेशन रिसीव्ड होगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपील हाई कोर्ट में आज करी है तो आज ही मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, जब वो आपको ऑर्डर भी आ जाएगा, जब आपका वो फाइनल आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा, जिस ईयर में रिसीव होगा, टैक्स ईयर में रिसीव होगा, उसी टैक्स ईयर में आपका इनहैंस कंपनसेशन जो होगा वो टैक्सेबल होगा। फिर हो सकता है कई बार हमने कंपनसेशन के लिए फाइल करा और कोर्ट ने क्या करा कि इंटरिम ऑर्डर दे दिया, कि मतलब इंटरिम ऑर्डर के तौर पे कि अभी के लिए इनको इतना कंपनसेशन थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया जाए, और फाइनल ऑर्डर जो आएगा
तब फिर चीजें हमारा उसमें देखा जाएगा। तो उस केस में इंटरिम ऑर्डर के केस में क्या होता है कि इंटरिम ऑर्डर पे आपका कंपनसेशन बढ़ के आपको मिला है, उस पर कोई टैक्स की बात नहीं आएगी। आपका जो टैक्स की बात आएगी उस टैक्स ईयर में आएगी जब आपका फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। तो सर हम लोग ने दो तीन बातें क्या देखी सर, अगर हमारा कहीं से कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है कोई कैपिटल एसेट और आपको जो है कंपनसेशन मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है सर, वो कंपनसेशन कहाँ से अप्रूव हो रहा है, कंसिडरेशन आरबीआई से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई से आपका अप्रूव हो रहा है। तो फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको जो भी कंपनसेशन जो भी मुआवजा मिला है जब जिस ईयर में मिला है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आपने कहा कि मुझे इनहेंस कंपनसेशन मिलना है, तो जिस ईयर में इनहेंस कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपने अपील करा तो एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया, उसके रिस्पेक्ट में कुछ आपको अमाउंट मिल गया, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगा, जब आपका फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आपका जब फाइनल कंसिडरेशन जो भी आपको कंपनसेशन मिल जाता है वो हम रिकम्प्यूट करेंगे और फिर से कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा फाइनल, जब इनहेंस कंपनसेशन का ऑर्डर आ जाएगा तो फिर हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगर क्लॉज बी और सी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, क्लॉज बी एंड सी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा निल लिया जाएगा। क्लॉज बी एंड क्लॉज सी सर क्या था सर, ओरिजिनल कंपनसेशन हमें यहाँ मिला ए में, तो हमने यहाँ पे भाई सपोज हमें 1 करोड़ रुपए मिला है और हमने जो हमारी जो कॉस्ट थी 60 लाख रुपीज वो हमने माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 40 लाख रुपीज का हमारा यहाँ पे गेन निकल के आ गया। फिर इनहेंस कंपनसेशन आएगा तो इनहेंस कंपनसेशन में भी क्या हम कॉस्ट माइनस करेंगे, नहीं सर, तो डबल हम बेनिफिट ले लेंगे, डबल तो नहीं बेनिफिट होगा। इनहेंस कंपनसेशन मान लीजिए हमें 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिल गया, तो यहाँ पे सर हमारा 20 लाख रुपए जो होगा वही टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि यहाँ पे आपको जब क्लॉज बी एंड क्लॉज सी का कैपिटल गेन आप कंप्यूट करेंगे, कब कंप्यूट करेंगे, जब आपको रिसीव हुआ है। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे तो नीली होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम लोग क्लॉज ए में ऑलरेडी ले चुके हैं। और अगर इनहेंस कंपनसेशन हो तो वहां पे भी हमारा जो है इसको नील लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्लॉज 14। क्लॉज 14 हमें क्या बताता है, irrespective of anything contained in subsection 1, वही बात, if the gain arising to a person being an individual HUF from the transfer of capital asset being land and building or both under a specified agreement, ये सर क्या होता है, एक सर होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आप लोग ने सुना होगा नोएडा गुड़गांव इन सब जगह में आजकल क्या होता है कि मेरे पास लैंड है और मैंने लैंड को क्या करा कि डेवलप करने के मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पुरानी कोई प्रॉपर्टी थी, तो मैं किसी बिल्डर से मिलता हूँ और उससे एक स्पेसिफाइड एक एग्रीमेंट एंटर कर लेता हूँ। इस एग्रीमेंट को हम लोग प्रैक्टिकल भाषा में क्या कहते हैं सर, हम लोग ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सर ये क्या करा, मैंने एक बिल्डर से ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया। मैं हूँ एक इंडिविजुअल या HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो मैंने क्या करा, एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर कर लिया, किससे, बिल्डर से। उस एग्रीमेंट में क्या कंडीशन थी कि सर मेरे पास जमीन है और मैं आपको जमीन देता हूँ, आप जमीन पे डेवलप करिए, बढ़िया फ्लैट बनाइए और कुछ मुझे फ्लैट दे दीजिएगा और कुछ मुझे पैसे दे दीजिएगा, और बाकी जो है आपका आप आगे उसको सेल कर लीजिएगा, अपने प्रॉफिट उसमें मेक करिएगा, कंस्ट्रक्शन की जो भी सब कॉस्ट आएगी सब आप की रहेंगी। मैंने ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेट कर लिया। ज्वाइंट, अब मैंने क्या करा, अपना कैपिटल एसेट जो है ट्रांसफर कर दिया बिल्डर को, बिल्डर को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या टैक्स मेरा, आज मैंने कैपिटल गेन नॉर्मल, अगर ये सब सेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जो शुरू हो रहा है, अगर ये हम यहाँ पे नई बात लिखी होती तो अगर सेक्शन 67 की बात हिसाब से देखें सब क्लॉज 1 में, तो उसमें तो यही लिखा है जिस दिन ट्रांसफर हुआ, जिस ईयर में टैक्स ईयर में ट्रांसफर हुआ उसी टैक्स ईयर में हमारा कैपिटल गेन की बात आ जाती है, हमें टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन ये सब क्लॉज 14 जो है ये हमें ये बताता है कि कैपिटल गेन तो आपका लगेगा क्योंकि आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है, लेकिन कब लगेगा, कैपिटल गेन आपका तब लगेगा जिस टैक्स ईयर में आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इश्यूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। मतलब सर कि सर कैपिटल गेन हमारा तब लगेगा जबकि जिस टैक्स ईयर में जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, मेरा प्लॉट था, मेरी जमीन थी, आपने उस पर बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बन के जब वो कोई भी फ्लैट बन जाता है तो दो सर्टिफिकेट आते हैं, एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिसको हम लोग OC कहते हैं और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं CC। तो जब जिस ईयर में आपका कॉस्ट ऑफ जिस ईयर में आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको इश्यू हुआ है आइदर होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, उस ईयर में कैपिटल गेन आपका लग जाता है।
अब सर कैपिटल गेन लगेगा तो हमारा किस रेट से हमारी वैल्यू ली जाएगी, तो सर उसका वैल्यू का बताया है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसडीवी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की सर देखी जाएगी, जिस ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सैट सर्टिफिकेट, जब भी हमारा जो है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सीसी जब आया है उस टाइम पे जो भी हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी वहाँ की वैल्यू थी वो हमारी ली जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्लस as increased by any consideration received in cash or by check or draft by any other mode shall be deemed to be the full value of consideration। मतलब सर इसमें दो कंसिडरेशन की बात आ जाएगी। पहला क्या है सर, आपका जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है कब का, जिस दिन आपका सीसी आया है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया है वो ले लिया जाएगा, प्लस इसके अलावा हो सकता है आपको कुछ कुछ आपने उसने बिल्डर ने आपके प्लॉट पे 10 फ्लैट बनाए तो जिसमें आपको कहा कि आपको मैं 4 फ्लैट दे दूंगा और 6 फ्लैट मैं बेचने के लिए रखूंगा, वो अपने रखेगा, तो 4 फ्लैट आपको दिया तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी थी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी बन जाएगी। किस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जब आया है उस दिन की आपकी जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन बन जाएगी, प्लस इसके अलावा कुछ हो सकता है कैश अमाउंट भी आपको पे करा हो तो वो भी आपका जो होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ऐड कर दिया जाएगा और तब हम कैपिटल गेन इस माध्यम से निकालेंगे। ये हमारा सेल प्राइस एक तरह से हो जाएगा, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कैश दोनों मिला के, और जितने की आपने आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने की आपने खरीदी होगी वो उसको ले लिया जाएगा, तब फिर आप हमारा बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कैपिटल गेन हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सबसेक्शन 15 क्या कहता है, डिफाइन करता है आपका कंपीटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या होता है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हम लोगों ने जो बात करी। सबसेक्शन 16 हमें बताता है कि अगर किसी ने if a person transfer his share in the property on or before the date of issue of certificate of completion। सर अभी हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पे सर कैपिटल गेन की बात आएगी, कब कैपिटल गेन की बात आएगी, जिस टैक्स ईयर में आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पूरा हुआ है, रिसीव हुआ है आपको होल और पार्ट के लिए, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एसटीवी और कैश जो भी मिला है उसको सीसी की डेट का वो ले लेते हैं, वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास प्लॉट था, आज की डेट है 2026, मेरे पास प्लॉट था, मैंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर करा तो बिल्डर ने कहा कि मैं 2 साल में जो है इसको डेवलप करके फ्लैट बना दूंगा और फ्लैट बना के इसमें 10 यूनिट बनेगी, 4 यूनिट आपको दूंगा, 6 यूनिट मैं रखूंगा और कुछ आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। ये बात सही है। अब 2 करोड़ 2 ईयर्स का उसने टाइम लिया, अब हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया वो आफ्टर 2 ईयर्स हमें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो हमारा सीसी है उससे मिलने से पहले अगर मैंने कोई अपना शेयर, मान लीजिए मेरे पास 4 फ्लैट थे जैसे मुझे, तो मैंने 2 फ्लैट किसी को बेच दिए, अभी बने नहीं है, बन रहे हैं लेकिन मैंने ऐसे बेच दिए, उस केस में क्या होगा, हमें फिर इस सब क्लॉज 14 का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा और नॉर्मल टैक्सेशन की तरफ हो जाएगा। सब क्लॉज 1 जो है हमारा 67 का वो कहता है जिस ईयर में आपने बेचा है उस ईयर में टैक्स मिलेगा, तो आपको है फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये हमें जो है सब क्लॉज 16 बताता है। इफ अ पर्सन मतलब कि मैं ट्रांसफर हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सीसी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से पहले अगर हमने बेच दिया है तो कैपिटल गेन जो भी होगा शैल बी डीम्ड टू द इनकम ऑफ द टैक्स ईयर फॉर सच ट्रांसफर एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अदर देन सब क्लॉज सबसेक्शन 14 शैल अप्लाई। मतलब जैसे नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स कैलकुलेट होता है वैसे ही टैक्स आपका कैलकुलेट होगा और आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने सीसी आने से पहले पहले बेच दिया। फिर ये सब क्लॉज 17 है, ये पूरा रिलेवेंट है, उतना नहीं है कि रीपरचेज के केस में आपका जो भी सेल वैल्यू होती है, टीसीसी भी एक सेक्शन था उसके केस में रहता था, ये इतना रिलेवेंट नहीं है। तो अभी आज हम लोग ने सेक्शन 67 पूरा कवर कर लिया है। सेक्शन 67 में जो भी हमारा टैक्सेशन की बात आती है, कैपिटल गेन की बात आती है, वो सारी चीजें हम लोग ने कवर कर लिया। अब सर हम लोग के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, कैपिटल गेन तो हम लोग ने कर लिया, अब कैपिटल गेन जो हमारा होता है एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर इसमें फर्क क्या होता है? सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारा होता है उसका कुछ वो कैसे पता चलेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए फिर हम लोग को जाना पड़ेगा डेफिनेशन में। अपनी जो सेक्शन 2 की डेफिनेशन है उसमें सब सेक्शन 101 जो हमें बताता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में, तो हम लोग डेफिनेशन पे मूव करते हैं। सर ये आ गया हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सा होता है? मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ्स, 24 महीने इमीडिएटली प्रीसीडिंग द
डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, जिस दिन आपने ट्रांसफर करा है उससे पहले अगर आपने 24 महीने वो असेट होल्ड करा हुआ है तो वो आपका शॉर्ट टर्म, उस 24 महीने पहले ही आपने अगर बेच दिया है तो वो आपका असेट जो हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और उस पर जो नेट गेन निकलेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। और अगर आपने 24 महीने के बाद बेचा है तो वो आपका बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात उसमें आती है। ठीक है। अब कुछ केस में यहाँ बाइफिकेशन दिया है कि अगर कैपिटल एसेट हमारा कौन सा है सर, कैपिटल एसेट हमारा जो है वो सिक्योरिटीज है लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, और आपका जितने भी IRFC हो गया, जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं। इस केस में कैपिटल एसेट ये हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। इस केस में जो हमारा 24 महीने का पीरियड था वो 24 महीने का पीरियड जो है 12 महीने का पीरियड रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब सर कि वैसे तो नॉर्मल केस में हमारा जो है 24 महीने का पीरियड ही लिया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्वालिफाई कब होता है, अगर 24 महीने के भीतर भीतर आपने सेल कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही होता है। लेकिन इस केस में आपका जो कुछ केसेस बताए हैं, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ UTI, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, इस केस में जो है आपका सर 12 मंथ का पीरियड लिया जाएगा। यहाँ पे अगर 12 महीने आपने होल्ड कर लिया तो उसके बाद अगर आपने बेचा फिर वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, और 12 महीने के विद इन 12 मंथ आपने बेच दिया है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, इस तरह की एथर हो गया, जितनी इस तरह की कंपनीज हम लोग देखेंगे जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड के केस में, इस केस में 12 महीने का हमारा होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा, 12 मंथ। बाकी सबके लिए 24 महीने। डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 24 महीने का हमें पीरियड देखना है सबके लिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बताया है कि स्पेसिफिक जो है जो हमें 12 मंथ देखना है। सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ UTI, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और जीरो कूपन बॉन्ड के केस में 12 महीने का पीरियड देखना है, अदरवाइज 24 महीने का पीरियड देखना है। अब जो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सर क्या होगी सर, वो सिंपल होगी। जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है, सिंपल। लॉन्ग टर्म की हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग ने देख लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है, 24 महीने और 12 महीने, 12 महीने स्पेसिफिक इन केसों में। अब सर हम लोग ने असेट तो देख लिया, अब सर हमारा इसमें टैक्सेशन कैपिटल गेन भी हम निकाल लेंगे। इसमें हमारा टैक्सेशन कैसे होता है कि मतलब शॉर्ट टर्म है, अगर हमने शॉर्ट टर्म डिस्क्राइब कर लिया कि शॉर्ट टर्म है सर, ये लॉन्ग टर्म है, अब उस पर टैक्स हमारा कैसे लगेगा, क्या रेट होता है, ये रेट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका आंसर हमें देता है 3 सेक्शन, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 197, सेक्शन 196, 197, 198, जो कि हमें डिफाइन कर बताते हैं कि आपके कैपिटल गेन के केस में टैक्सेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन सेक्शन को देख लेते हैं। ये सेक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं, और आपके जो क्लाइंट्स होंगे अगर शेयर में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या कोई भी एसेट कैपिटल गेन उनको निकल के आता है, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो ये प्रैक्टिकल में यूज में बहुत आने वाला है। तो इसको अच्छे से एक बार समझिए। सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 196। सेक्शन 196 सर क्या होता है कि अभी हम लोग जैसे देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है, कहाँ से हो रहा है सर, इक्विटी। मैं एक बार आपके लिए चीज़ें पहले बेयर एक्ट में आपको दिखा दूं तो थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा। सर ये हमारा सेक्शन 196 है। सर ये 196 सेक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो निकलता है उसके ऊपर टैक्स की बात करता है। सर उसमें टैक्स कैसे लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पे हमारा टैक्सेशन 196 बात करता है। पहले ये सेक्शन हुआ करता था ओल्ड इनकम टैक्स 111 ए सेक्शन हुआ करता था ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में। अब यहाँ सर कैसे बात करता है, ट्रांसफर ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कर रहे हैं। कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है सर, इक्विटी शेयर है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। हम लोग ने सर अभी देखा था कि इनके केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखा जाता है, 12 मंथ का पीरियड देखा जाता है। अगर 12 महीने में आपके अंदर अंदर बेच दिया है आपने तो यहाँ पे सेक्शन 196 आ जाता है और उसके हिसाब से हमारा टैक्सेशन निकल के आता है, जो कि सेक्शन 111A पहले था। फिर यहाँ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स।
सर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि इसमें एक कंडीशन है, ये सेक्शन कब अप्लाई होगा आपका। तो इस केस में जब आपका सेल आप जो कर रहे हैं उस पे आपका एसटीटी पेड होना चाहिए। मतलब एसटीटी सर क्या होता है, जो भी शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज में ट्रेड होते हैं वो हमेशा उसमें, जब आप रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज में सेल करते हैं, आपने एनएससी बीएससी के थ्रू आपने जब भी सेल करा तो उसमें एसटीटी और ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लग जाता है। लेकिन आपने कोई शेयर हो सकता है कि ऑफ मार्केट बेचा, मतलब मार्केट में नहीं बेचा आपने, ऑफ ऑफ मार्केट आपने शेयर ट्रांसफर करे, उस केस में एसटीटी नहीं लगता है, तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या रखी है कि सर सेल के केस में एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर खरीदने में आपने कैसे खरीदा उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपने जो सेल करा है सेल के केस में आपका एसटीटी पेड होना चाहिए, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। किस कैपिटल एसेट पे ये कवर होता है सर, इक्विटी शेयर जो कि लिस्टेड होंगे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये तीन चीजें हैं, 12 महीने का पीरियड देखा जाएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सर इस पे टैक्स कितना लगता है सर, सर ये इसमें टैक्स जो लगेगा हमारा 20% के रेट से टैक्स लगेगा। इसमें जो टैक्स रेट है हमारा 20% है, 20% के रेट से टैक्स लगेगा सर। सर सिंपल सी बात हमें समझ में आई कि हमने सेक्शन 196 में हमारा कौन सी सिक्योरिटीज, कौन से कैपिटल एसेट कवर होते हैं सर, इक्विटी शेयर्स जो कि लिस्टेड होंगे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये क्या होता है ये डिटेल में भी हम लोग आगे, बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है आगे अभी अपने कोर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, यूनिट्स कोई बिजनेस ट्रस्ट एक एंटिटी है, उसने अपनी यूनिट जो इशू करी है उसकी केस में। और कंडीशन क्या है कि आपके सेल के केस में जो है एसटीटी पेड होना चाहिए। एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो आपका पेड होना चाहिए। किस केस में, सेल के केस में होना चाहिए, परचेज में भले ही ना हो तब भी चलेगा। तो इस सेक्शन में हमारा 20% के रेट से टैक्स लगता है। ये इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। पहले जो इसका रेट था कुछ और हुआ करता था, वो 15% रेट होता था, वो भी हम लोग एग्जाम्पल में भी कवर कर देखेंगे। फिर सर कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताई कि सर इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, अगर वो रेजिडेंट है उस केस में सर क्या होता है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है उस केस में आपका अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सर हम लोग की कितनी होती है, 4 लाख रुपीज की होती है। 4 लाख की हमें इन रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैपिटल गेन कुछ होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होता है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो अनकंज्यूम पार्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरी अदर इनकम फॉर एग्जांपल 1,80,000 रुपए है, तो मेरा 4 लाख का जब मैं यहाँ देखूंगा तो मेरा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2,20,000 का जो है मैंने अपना स्लैब का जो बेनिफिट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का वो क्लेम ही नहीं करा है। तो उस केस में सर क्या होगा, उस केस में सर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो यहाँ हो रहा है उससे एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, मैं उससे एडजस्ट कर सकता हूँ, जो बैलेंस आएगा उसी पे टैक्स देना है। ये हम लोग एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ लेंगे। ये हम लोग ने सेक्शन 196 कवर करा, इसका एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले 196 सेक्शन कब लगता है, यहाँ पे समराइज फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारा इक्विटी शेयर होगा, ईटीएफ होगा, बिजनेस ट्रस्ट की हमारी जो यूनिट है एसटीटी पेड होना चाहिए, कब, सेल पे, होल्डिंग पीरियड 12 महीने का देखेंगे। टैक्स रेट यहाँ पे क्या लगेगा सर, 20% के रेट से टैक्स लगेगा। कोई एग्जम्पशन मिलेगी नहीं, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एसटीटी रिक्वायर्ड, एसटीटी मैंडेटरी है, एसटीटी पेड होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। फिर शॉर्ट टर्म है, इंडेक्सेशन वगैरह मिलता है कि आपका इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने वाला, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सरचार्ज लगता है 15%, अभी हम लोग उसको आगे देख लेंगे। फिर बेसिक एग्जम्पशन का रिलीफ मिलेगा, यस मिलेगा, तब मिलेगा जब आप रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हैं। 96 का अब हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि सर कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेंगे टैक्स कंपटीशन कैसे होगा। सर कैलकुलेट एसटीसीजी हमें करना है, सेल प्राइस पहले हमने निकाल लिया, हमें पता चल गया इतने का बेचा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ होंगे वो माइनस कर देंगे, आपका एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, इसको टोटल इनकम में हम लोग ऐड कर देंगे और स्लैब के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो होगा वो बेनिफिट हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। बैलेंस जो हमारा होगा एसटीसीजी वो 20% के रेट से टैक्स लगेगा, और फिर जो भी इनकम आती है अगर 50 लाख से ऊपर होगी तो सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ सेस लगेगा 4%। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 196 सर, सेक्शन 196 जो हमें बताता है मिस्टर रमेश एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, इनकी जो सैलरी इनकम है वो 1,80,000 रुपए है। तो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट सर हमारी कितनी हुई, 4 लाख रुपए की हुई। न्यू टैक्स रिजाइम में हमें बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कितनी मिलती है सर, 4 लाख रुपए की मिलती है। इनकी जो है इनकम जो है 1,80,000 रुपए है।
फिर इन्होंने जो है लिस्टेड शेयर्स बाय करे थे मई 2026 में 50,000 रुपए के, जो कि अगस्त 2026 में बेचे हैं 2,70,000 रुपए के। तो इनका सर गेन कितना निकल के आ गया? गेन सर इनका निकल के आ गया 2,20,000 रुपए। अब क्या इन्होंने जो बेचा है ये शॉर्ट टर्म है भाई, शॉर्ट टर्म है बिल्कुल। अब एसटीटी पेड था, यस एसटीटी पेड है, क्योंकि बीएससी ट्रांजैक्शन इन्होंने लिस्टेड शेयर बेचा है तो एसटीटी पेड होगा ही होगा। फिर इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया सर 2,20,000 रुपए। अब 2,20,000 रुपए निकल के आया है, ये रेजिडेंट एक इंडिविजुअल है। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल है और 2,20,000 रुपए का इनका शॉर्ट टर्म गेन आया है। इनकी अदर इनकम कितनी थी सर? 1,80,000 रुपए थी। 4 लाख की हमें लिमिट मिलती है, तो 4 लाख में से हम जब माइनस करेंगे 1,80,000 रुपए, ये यहाँ पे माइनस करते हैं 2,82,000 अनयूज्ड आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब सर आपकी अगर 2,20,000 की और इनकम भी होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को दिया जाता है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होगी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगी और आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। 196 के अनुसार आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा इस एग्जाम्पल में। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सर। मिस्टर विक्रम, ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, न्यू टैक्स रिजाइम में हम लोग देखते हैं। इनकी एफडी से जो इनकम आ रही है 3 लाख रुपए की आ रही है इंटरेस्ट इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है इनका इक्विटी शेयर में एसटीटी पेड है 1.5 लाख रुपए का हुआ है। अब दो टोटल इनकम की सर इनकी कितनी हो गई? 4.5 लाख रुपए हो गई। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हम लोग को सर कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए की मिलती है। तो यहाँ सर 4 लाख रुपए की तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गई। बेसिक एग्जेम्पशन यूज्ड अगेन अदर इनकम 3 लाख रुपए, तो भाई हमारा इंटरेस्ट इनकम था वो खत्म हो गया। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो एसटीसीसी इनकम जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से यूज होगी 4 लाख रुपए माइनस 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए को हम लोग बैलेंस बचा है जो कि अनयूज्ड है, इसको हम लोग 1.5 लाख कैपिटल गेन हुआ इससे माइनस करेंगे और 50,000 रुपए आपका जो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। इस पे आपका 20% की रेट से आपको 196 में टैक्स पे करना पड़ेगा और जो भी आपका टोटल टैक्स आएगा उस पर आपका 4% सेस जाएगा और ये फाइनल टैक्स पेबल आपका बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने पार्शियली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का यूज करा क्योंकि कुछ हमारी अदर इनकम में कंज्यूम हो गई थी ऑलरेडी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सारे एग्जाम्पल आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, एक बार आप रेफरेंस के लिए वहां से भी देख सकते हैं और एक बार आप एक्ट साथ साथ पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर ये एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीनों सेक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फिर सर आ जाता है एग्जाम्पल 3 हम लोग देखते हैं कि एनआरआई की केस में क्या होगा सर। एनआरआई के केस में सर हम लोग ने पढ़ा था कि कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब 4 लाख का आपको बेनिफिट जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का है वो नहीं मिलेगा। मिस्टर जॉन नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल थे, इनका एसटीसीजी ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो हुआ एसटीटी पेड था 5 लाख रुपए का हुआ। इनकी कोई इनकम नहीं है, तो क्या इनको 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये एनआरआई है। तो इनकी जो 5 लाख की इनकम होगी टोटल 5 लाख की इनकम पे 20% की रेट से टैक्स पड़ जाएगा और 4% का सेस लग जाएगा। इनको 1,05,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर वही उसी केस में ये रेजिडेंट होते हैं तो इनका 4 लाख का तो इनका एग्जेम्पशन मिल जाती, बैलेंस 1 लाख पे इनको मात्र 20% जो है टैक्स पे करना पड़ता, तो मतलब आपका टैक्स काफी हद तक कम हो जाता। फिर सर हम लोग देखते हैं सेक्शन 197 196 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता था, 197 जो है अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है। लेकिन सबसे पहले 197 के पहले मैं 198 सेक्शन देखना चाहता हूं। मैं 198 सेक्शन आपको दिखाता हूं। सर ये क्या है, जैसे हम लोग ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ा ये आप तुरंत समझ जाओगे। 196 में हमारा जो बात करता है वो हमारा बात करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। 198 में बात जो करता है हमारा सर वो बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। यहाँ पे भी वही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी ईटीएफ बिजनेस ट्रस्ट जो भी हमारा था अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में पढ़ा था, अगर वो लॉन्ग टर्म हो जाते मतलब 12 महीने के बाद आपने बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म हो जाएंगे तो उस केस में सर हमारा टैक्सेशन कैसे लगेगा? उस केस में सर टैक्सेशन लगेगा हमारा फ्लैट लगता है टैक्सेशन 12.5% की रेट से उसमें टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे कंडीशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग ने भी आगे पढ़ा हुआ था। 196 में हम लोग ने देखा था। 196 में सर हम लोग ने क्या देखा था कि एसटीटी पे होना चाहिए सेल के केस में। यहाँ पे सर क्या है, एसटीटी पे होना चाहिए सेल के केस में, तभी 196 एप्लीकेबल होता है। अब 198 में हम लोग आ जाते हैं। सर ये है हमारा सेक्शन 198 इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग 197 में छोड़ के। फिर ये आता है कि टैक्स पेबल जो हमारा कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होगा? 12 महीने के बाद होगा। किस पे होगा? इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर पे होगा, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे होगा, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे होगा। एसटीटी पे होना चाहिए सर, कब पे होना चाहिए? हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। यहाँ दोनों बातें कहता है, मतलब जो आपने बात कर रहे हैं आपका एसटीटी, एसटीटी आपका पे होना चाहिए एक्विजिशन पे भी और ट्रांसफर पे भी। शॉर्ट टर्म में सर हमारा क्या था, शॉर्ट टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते थे तो वहां पे हमारा सिर्फ हम लोग देखते थे कि एसटीडी पे होना चाहिए सेल के ऊपर, लेकिन 198 जब सेक्शन आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात जो करता है, वो लॉन्ग टर्म एसेट में बोलता है कि एसटीडी सर आपका पे होना चाहिए दोनों सिनेरियो में। आप एसटीडी पे होना चाहिए एक्विजिशन पे भी और ट्रांसफर पे भी, तभी 198 सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर। अब इसमें सर टैक्स रेट क्या लगता है सर? टैक्स रेट जो बड़ा ही सिंपल सा लगता है, 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। और इसमें आपको जो है एक एग्जेम्पशन भी दी जाती है, वो एग्जेम्पशन क्या होगी, अप टू 1,25,000 तक आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट होता है। 1,25,000 तक आपका जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर कोई टैक्स की बात नहीं आती है, उसके ऊपर होगा तभी आपका टैक्स की बात लगेगी। लेकिन ये इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों केस में आपका जो होगा एसटीटी पेड होना चाहिए। मतलब आपने परचेज भी जो करा है वो भी आपने परचेज कहाँ से करा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से करा है एसटीटी पे करके, और ट्रांसफर भी आपने उसी के माध्यम से करा है, तो फिर आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अप टू 1,25,000 तक का आपका जो होगा एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म में सर कितना लग रहा था, 20% लग रहा था, यहाँ कितना लग, लॉन्ग टर्म में कितना लग रहा है, 12.5% लग रहा है टैक्स। फिर सर हम लोग ने देखा था कि अभी कंडीशन जैसे कि इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर रेजिडेंट होते हैं तो उनके केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट लॉन्ग शॉर्ट टर्म में मिल रहा था वो लॉन्ग टर्म में भी मिल जाएगा। फिर कुछ केसेस में होता है कि एक गवर्नमेंट बना देती है, कोई एक स्पेशल जोन टाइप का बना देती है जिसको बोलती है कि आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, जहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन जो होते हैं, फाइनेंशियल एसेट आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था कि वहाँ एसटीटी पे नहीं है। तो उन केसेस में जैसे कि गुजरात में एक बना रखा है गिफ्ट सिटी, या कहीं पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आपका जो है अगर एसटीटी जो है गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर रखा है, तब उस केस में ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। इवन इफ आप एक्विजिशन या ट्रांसफर पे एसटीटी नहीं पे कर रहे हैं तभी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 198 था। अब हम लोग 198 को एक यहाँ पे देखते हैं। 198 सर हमारा जो सेक्शन है, टोटल इनकम मस्ट इंक्लूड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मस्ट बी लॉन्ग टर्म, कब होगा, इक्विटी शेयर से होगा, और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से होगा। एसटीटी मस्ट बी पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर फॉर इक्विटी शेयर, और ट्रांसफर ओनली फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और बिजनेस ट्रस्ट के केस में। तो अगर आपका इक्विटी शेयर है तो आपका दोनों एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए। अब सर कैपिटल गेन हम यहाँ कंप्यूट करते हैं, कैसे होगा सर, सेल कंसेशन निकाला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला, इंडेक्सेशन अभी आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, इंडेक्सेशन की कोई बात नहीं मिलेगी यहाँ पे। फिर हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, फर्स्ट 1,25,000 जो होगा एलटीसीजी वो एग्जेम्प्ट होता है पर टैक्स ईयर, और उसके ऊपर जो होगा आपका टैक्स पड़ेगा, किस रेट से सर पड़ेगा, 12.5% के रेट से पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का यहाँ पे बेनिफिट भी मिल जाएगा हमें। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं सर। आपका एलटीसीजी का गेन हो रहा है, मिस्टर प्रदीप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, न्यू टैक्स एग्जाम में अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं, एनुअल सैलरी उनकी 9 लाख रुपीस ही है। इन्होंने मार्च 25 में जो है शेयर बाय करा था 2 लाख रुपए का, और सोल करा अप्रैल 26 में 5.5 लाख रुपए का। तो इनका जो गेन निकल के आया वो सर कितना निकल के आया, सर गेन निकल के आया 3.5 लाख रुपए। अब इन्होंने लॉन्ग टर्म क्वालिफाई कैसे हुआ कि सर हमने 12 महीने से ज्यादा होल्ड करा, 13 महीने होल्ड करा, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया। अब क्या एसटीटी पेड था, हाँ ये एनएससी से ट्रांजेक्शन के हुए हैं तो परचेज और सेल दोनों पे एसटीटी पेड था। अब इस केस में क्या होगा सर, हमारा कैपिटल गेन कितना निकल के आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख रुपए निकल के आया। तो हम लोग ने जैसे देखा था कि 1,25,000 हर टैक्स ईयर में इसकी एग्जम्पशन मिल जाती है। तो आपने 3.5 में से 125 माइनस कर दिया, 2,25,000 आया, 2,25,000 पे 12.5% के रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म और इसके अलावा आपका जो सैलरी इनकम है उस पर टैक्स निकल के आ जाएगा। ये हम स्लैब के हिसाब से निकाल लेंगे कि अप टू 4 लाख कुछ नहीं, 4 लाख से जो है 8 लाख तक के 5%,
फिर 8 लाख से 12 लाख आपका जो होगा 10%, इस तरह से हम लोग टैक्स निकाल लेंगे तो 30,000 रुपये का हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा इनकी इनकम पे। टोटल टैक्स हमने जोड़ा और सेस लगाया 4%, और ये हमारा निकल के आ गया टैक्स पेबल। क्लियर। अब फिर हम लोग ने देखा मिसेस कविता हाउसवाइफ है, रेजिडेंट है, इनकी कोई अदर इनकम नहीं है, इन्होंने LTCG ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड STT पेड हेल्ड जो कि 12 महीने से ज़्यादा था, उस पर इनका 95,000 रुपये गेन हुआ है। तो अब 1,25,000 का जो है वो तो हमारा एग्जेम्प्ट होता ही है, तो इस केस में विद इन लिमिट है, तो कोई टैक्स की बात नहीं आएगी। फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस केस में सर क्या होगा, LTCG ऑन ETF, LTCG ऑन रिलायंस शेयर, LTCG ऑफ SBI म्यूचुअल फंड, तो इन सब केस में हमारा टोटल कैपिटल गेन सर कितना हुआ, 2,10,000 रुपये हुआ। 125 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बैलेंस जो 85,000 बचा उस पर 12.5% के रेट से टैक्स हो जाएगा, सेस आपका जोड़ के ये आपका फाइनल टैक्स पेबल बन जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगर हमारा LTCG और STCG दोनों अगर हो रहा है, उस केस में सर हम कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर रोहित जिनकी सैलरी है 6 लाख रुपए, न्यू टैक्स रिजाइम में है, रेसिडेंट है, इनका STCG हो रहा है, इन्होंने 8 महीने के अंदर बेच दिया, STT पेड था और 196 में आएगा 1,80,000 रुपये के हिसाब से। LTCG हो रहा है इनका, हेल्ड 18 महीने, STT पेड था, सेल और परचेज दोनों में, तो सेक्शन 198 में कवर हो जाएगा, 3 लाख का हुआ। अब यहाँ में सर कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, तो 196 के अनुसार सर कंडीशन क्या थी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और वो सब सारी चीज़ें जो मिलती थी और 20.5% का रेट रहता था। यहाँ जो रेट रहेगा 12.5% का रेट रहेगा, यहाँ 20% का रेट रहेगा। अब सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 198 में देखा हम लोगों ने 3 लाख का इनका कैपिटल गेन था, 125 की जो है इनको एग्जम्पशन मिली, और बैलेंस टैक्स पेबल आपका कितना है, 175 है, 175 में 12.5% के रेट से हमारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखा हम लोगों ने कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा सर 1,80,000 रुपये का है, तो इसमें हमारा आपका 36,000 रुपये का जो होगा, 36,000 रुपये का जो 20% के रेट से हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा। अगर सैलरी इनकम ना होती तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का हमें बेनिफिट मिल जाता, लेकिन क्योंकि सैलरी इनकम 6 लाख रुपए है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है 4 लाख रुपए की, वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है, तो हमारा सैलरी पे जो हमारा टैक्स निकल के आएगा वो हमारा 20% 20,20,000 रुपये निकल के आएगा, 4 से 6 5% के हिसाब से 10,000 रुपये आपका टैक्स निकल के आ जाएगा। तो अब हम सारा टैक्स जोड़ देंगे, शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का और आपका सैलरी पे, तो ये हमारा टैक्स आ गया, इस पे हम सरचार्ज सेस लगाएंगे और हमारा ये फाइनल टैक्स पेबल निकल के आ जाएगा। फिर एक होता है सरचार्ज की बात। सरचार्ज जो हमारा लगता है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप 50 लाख तक के कोई सरचार्ज नहीं पड़ता है, लेकिन 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर होती है हमारी इनकम, उस केस में 10% का हमें सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। जो भी हमारा टैक्स निकल के आ रहा है ये एक एडिशनल टैक्स होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा टैक्स दीजिए, वो सरचार्ज के फॉर्म में कलेक्ट करती है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट अगर सरचार्ज ना लगाती, सीधे टैक्स रेट बढ़ा देती, तो उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर आ जाता, तो सबको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता। तो जो ज़्यादा अमीर होते हैं, HNI कैटेगरी, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जिनकी अर्निंग ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाती है, उसको बोलती है सरचार्ज। इसको हम लोग डिटेल में भी एक बार अभी देखेंगे। सरचार्ज जो है, अगर आपकी 50 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो 10% के रेट से सरचार्ज लगता है, और अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% के रेट से सरचार्ज लगता है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25% सरचार्ज लगता है, और अब 5 करोड़ है तो 37% सरचार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या करा गया है कि अगर सेक्शन 196, 197, 198 मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और अदर कोई लॉन्ग टर्म होगा, अभी 197 भी हम लोग देखेंगे, उस केस में मैक्सिमम जो सरचार्ज लगेगा आपका 15% के रेट से ही लगेगा। अब हम लोग का सेक्शन जो बचा है वो सेक्शन बचा है 197, 196, 198 हम लोग ने देख लिया एग्जाम्पल के साथ। अब 197 हम लोग देखते हैं। 197 के लिए हम लोग बेयर एक्ट में आ जाते हैं पहले। सर ये 197 क्या सेक्शन है, ये सेक्शन कहता है कि एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी, ये कहता है सर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा, जो कि बचा हुआ है। 198 में सर कौन से कवर हो रहे थे, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये कवर हो रहे थे। अब इसके अलावा भी कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और भी तो हो सकते हैं। वो सर क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है आपकी, गोल्ड है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन केस में आपका ये भी सारी चीज़ें कवर होंगी। और इस केस में आपका यहाँ पे 196 197 इसकी बात करेगा और इस पे 12.5% की रेट से टैक्स निकलेगा। यहाँ पे भी सर क्या है, 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं, रेजिडेंट हैं, उस केस में भी आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट होता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब सर 23 जुलाई 2024 में बजट आया, नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद उसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। वो सर सेक्शन चेंजेस क्या थे कि सर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका होता है तो पहले एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता था। अब वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट ने कहा 23 जुलाई 2024 को कि आपको अब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन सर क्या होता था कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी 10 साल पहले, तो जब वो खरीदी थी तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी। अब आप 10 साल के बाद जब उसको बेचने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो भी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी जो होगी, इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करने के बाद आपकी कॉस्ट प्राइस लेनी चाहिए। तो ये रूल पूरे वर्ल्ड में हर जगह होता था कि मतलब आपने 10 लाख की खरीदी थी, आज आप बेच रहे हैं 50 लाख रुपए की, तो 50 माइनस 10 40 ये टैक्स अब निकालते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग 10 लाख को इन्फ्लेशन के हिसाब से आज की डेट में एडजस्ट कर लेते थे। और फॉर एग्जांपल उसका आया 26 लाख रुपए, तो 50 लाख की हम बेच रहे हैं और कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 26 लाख रुपए आता है, तो 24 लाख की जो इनकम निकल के आती थी उसमें हम लोग अपना टैक्स पे कर दिया करते थे। लेकिन बजट 2024 में ये अनाउंस करा गया कि हम अब इंडेक्सेशन नहीं देंगे। तो इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी लोगों ने पार्लियामेंट में काफ़ी लोगों ने चीज़ ऐसे बोला कि चीज़ें ऐसे ये गलत है। तो निर्मला सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करा कि आपको जो है ये इंडेक्सेशन बोल दिया कि हाँ ठीक है इंडेक्सेशन मैं अच्छा दूंगी, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना दिया। ट्रिकी सर कैसे बनाया, इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर भी आपके लिए लास्ट टू लास्ट एक वीडियो में बना के डाला है, मैं अभी उसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका कैलकुलेशन। अब वो ट्रिकी वे में सर क्या डाला कि सर आपने अगर प्रॉपर्टी, अगर आप रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैं, सर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और रेजिडेंट हैं, उस केस में आपको एक ऑप्शन दिया गया कि आपने जो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करी है बिफोर 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और उसके बाद आप अपना उसको ट्रांसफर कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, उस केस में सर हमारा एक निकालने का फॉर्मूला बता दिया सर कि कैपिटल गेन हम लोग कैसे निकालेंगे। सर उसमें क्या बताया कि सर आपका जो है कैपिटल गेन निकलेगा, एक तो या तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लीजिए और 20% की रेट से टैक्स दे दीजिए, और अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं तो आप 12.5% की रेट से टैक्स दे दीजिए। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं सेक्शन 197 के केस में हमने, ये एक रेजिडुअल सेक्शन है, एलटीसीजी आपका जो भी अदर 198 के अलावा जो भी आपका एलटीसीजी होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो यहाँ पे कवर होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सर हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखना है, अगर 24 महीने से ज्यादा है तभी वो लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म है। 24 महीने से ज्यादा है तो 12.5% की रेट से आपको टैक्स देना है। अनलिस्टेड, आपके लिस्टेड जो शेयर थे वो तो आपके कवर हो जाएंगे 198 में, लेकिन जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उस केस में 24 महीने का पीरियड देखना है, लिस्टेड के केस में 12 महीने का पीरियड देखना है, उसमें 12.5% की रेट से। गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, गोल्ड ईटीएफ, नॉन इक्विटी कोई चीज होगा 24 महीने का पीरियड होगा, 12.5% का रेट होगा। डेट म्यूचुअल फंड जो होगा आपके स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, कोई एलटीसीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पोस्ट, इसके लिए भी हम लोग ने अभी वीडियो देखा था, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है आपके लिए, और ये एज पर स्लैब आपके टैक्सेबल होगा। लिस्टेड बॉन्ड्स डिवेंचर होंगे, उसमें जो होगा 12 मंथ का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा और 12.5% की रेट से होगा। पेटेंट, गुड, ट्रेडमार्क, गुडविल ये 24 मंथ का होगा, इसमें 12.5% का टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे क्या सर ऑप्शन दिया गया कि सर ऑप्शन दिया गया कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024 टैक्स पेयर में ऑप्ट 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो उस केस में तो सिंपल है भाई, 12.5%, कोई इंडेक्सेशन की बात नहीं होगी, जो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है 23 जुलाई, ये हमें डेट याद रखनी है, 23 जुलाई 2024। अगर आपके पास बहुत से लोग ऐसे क्वेरी करेंगे, आपके जो क्लाइंट होंगे, अभी आप आईटीआर फाइल करेंगे
तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते भी हैं, तो उनका कैपिटल गेन आपको कंप्यूट करना होगा। तो ये डेट हमें सबसे पहले अपने माइंड में याद रखनी है कि भाई जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं कि सर वो 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर करी थी आपने। अगर उनका आंसर येस है तो फिर हम तो दोनों ऑप्शन की बात करेंगे कि हम भाई 20% विद इंडेक्सेशन देंगे और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन देंगे, विच एवर इज लोअर होगा। तो फिर हमारा टैक्स जो भी आएगा उस पर टैक्स अपना पे करेंगे। लेकिन अगर 23 जुलाई 24 के बाद कोई खरीदी है और फिर हम आगे किसी साल में टैक्स ईयर में बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वहां पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल विदाउट इंटरसेक्शन जितने की खरीदा था जितने की बेचा है दोनों का डिफरेंस 12.5% वही आपको बन जाता है टैक्स रेट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए डाल दूंगा। एक वीडियो भी मैंने सेपरेट बनाया था, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी आपका टैक्स आएगा आप दोनों ऑप्शन से आप अपना सिर्फ इनकम जिस जो भी आपका सेल कंसेशन है जितने की बेचा है और जितने की खरीदा था वो डालेंगे। इंडेक्सेशन वगैरह सब कुछ अपने आप कैलकुलेट करके दोनों ऑप्शन में आपका जो भी बेनिफिशियल होगा वो आपको बता देगा विद टैक्स कैलकुलेशन। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड एक्वायर्ड आफ्टर 23 जुलाई 2024। अब हमने सर क्या कहा कि 23 जुलाई 2024 के बाद अगर खरीदा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, हमने सर परचेज करा था जनवरी 2025 में 40 लाख रुपए का और बेचा है सर मई 2027 में 65 लाख रुपए का। तो 2 साल का टाइम हो गया, 24 महीने से ज्यादा हो गया, तो लॉन्ग टर्म क्वालिफाई हो गया। एक्वायर्ड आफ्टर 23 जुलाई है तो यहाँ सिंपल सर क्या फॉर्मूला लगेगा सर, हमने आग बंद करके कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि सेल कितना है परचेज कितना है, दोनों का डिफरेंस सर 25 लाख रुपए है। इस पे 12.5% की रेट से टैक्स लगा दीजिए, 12.5% के रेट से टैक्स लग जाएगा। और टोटल इनकम अगर हमारी 50 लाख से कम है तो कुछ सरचार्ज नहीं लगेगा, सेस लगेगा 4% के रेट से। तो टोटल आपका टैक्स पेबल इतना निकल के आ गया। फिर हम लोग देखते हैं कि एक्वायर्ड अगर बिफोर 23 जुलाई 24 में है, यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना है कि सर हमने अगर 23 जुलाई 2024 से पहले हमने एक्वायर करा हुआ है, तो मिसेस अनीता ने मार्च 19 में परचेज करा था 20 लाख रुपए का, प्रॉपर्टी सोल्ड करी है जून 26 में 55 लाख रुपए की। अब यहाँ पे सर हमें क्या करना है कि सर इंडेक्सेशन निकालना होगा। इंडेक्सेशन हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये हमें आप कैपिटल गेन इंडेक्सेशन उसमें आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगा। तो ये सर हमने देखा कि जिस ईयर में हमने परचेज करा था फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, तो उस ईयर में सर हमारा कैपिटल इंडेक्सेशन कितना था, 280 था। जिस ईयर में हमने बेचा है अभी तक 26-27 का वैसे तो ऑप्शन नहीं आया, जिस ईयर में बेचा है वहां का कुछ हमारा कैपिटल इंडेक्सेशन जो होगा हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ। हम उसके बाद फिर यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलेंगे। हम रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, हमारे केस में 2 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन दे दिए, मतलब जो कि हमने ऊपर अभी देखा था कि सेल कितना है परचेज कितना है दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए भाई, और उस पर जो टैक्स बन रहा है 12.5% के हिसाब से दे दीजिए। नहीं तो आपने जो सेल करा हुआ है और जो परचेज करा था उसको इंडेक्सेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। सर वो कैसे एडजस्ट होता है, सर हमने कहा कि हमारी जो कॉस्ट थी 20 लाख रुपए की, सर हमारी कॉस्ट थी, ठीक है सर 20 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट थी। अब हमने सर इसको खरीदा था फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल में खरीदा था, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। तो 18-19 में हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था, उससे हम डिवाइड कर देंगे, 280 था। और जब हमने बेचा है उस ईयर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 405 हमने एग्जांपल ले लिया, अभी तक के कोई भी अनाउंस नहीं हुआ है 26-27 का, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम कर लिया 405 है। तो जब हमने इसको 405 अज्यूम कर लिया, इससे मल्टीप्लाई जिस ईयर में हम बेच रहे हैं उस ईयर के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से अपनी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और जिस ईयर में खरीदा था उससे डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला एक होता है इंडेक्सेशन कैलकुलेट करने का। अब इसकी आ जाएगी इंडेक्स वैल्यू, 20 लाख रुपए खरीदा था और हमने इसको एडजस्ट कर दिया तो हमारी 28,92,000 रुपए इंडेक्सेशन के हिसाब से कॉस्ट इसकी आ गई। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 26 लाख रुपए और इस पर टैक्स निकालेंगे हमारा 20% 5,21,000 रुपए। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें हम सेव कर रहे हैं अपना 83,000 रुपये का टैक्स। तो हमें सिंपल अपना 12.5% के रेट से टैक्स कैलकुलेट कर देना है। ये आप जो कैलकुलेटर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेटर उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वहां से। फिर सर हम लोग देखते हैं सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स अगर हमारे हैं, तो इस केस में लिस्टेड होंगे वो तो सिर्फ 198 सेक्शन में आ जाएंगे और उसमें हमारा एसटीटी पेड ये सब कंडीशन होगी तो फिर हमारा आ जाएगा और वहां पे हमारा टैक्सेशन लगेगा 12.5% के हिसाब से ही। अब अगर हमारा अनलिस्टेड शेयर अगर हमने कोई बेचे हैं, रेजिडेंट हैं
हमने खरीदे थे भाई जनवरी 22 में 5 लाख रुपए के, और मार्च 26 में हमने बेचे हैं 18 लाख रुपए के। 24 महीने ज़्यादा का होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म क्वालिफाई हो गया। तो जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है सर, उस पर 12.5% के रेट से टैक्स और 4% सरचार्ज, ये हमारा आ जाएगा सर टैक्स। तो आई होप ये तीनों सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा,